हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये आज मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है ऑन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, वो मैं कहूंगी कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो एंड तक जरूर आपको देखना है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, आज क्या करेंगे और अभी इस चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पिछले जो 2 लेक्चर वीडियो थे उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में समझा। दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंस भी हमने पढ़े। ठीक है, एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी क्यों कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था 5 इंपॉर्टेंट रीजन है इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट के। इन ऑब्जेक्टिव को, इन गोल को अचीव करने के लिए कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो हमने पढ़ा। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैंने बताया ना सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मैं कहूंगी, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो 5 स्टेप्स है ना, वही आगे का पूरा सिलेबस है। ठीक है, एसएपीएम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कहिए, चाहे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहिए, इसके आगे का जो पूरा, जो 5-6 यूनिट्स हमें इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़नी है ना, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के आगे के स्टेजेस ही हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो स्टेजेस हैं वही आगे के चैप्टर हैं, डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे तो केवल इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, लेकिन उसमें क्या मेथड, क्या टेक्निक यूज की जाती है, वही आगे के चैप्टर्स हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड आने वाले लेक्चर में हमें सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। राइट, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो देखिए प्रोसेस मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी, यानी वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप, वो सीरीज ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, इसको प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, यानी अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, अगर कोई पर्सन के पास 10,000 रुपए, या एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा सोच लेते हैं, अगर किसी पर्सन के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, उसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, व्हाट आर द प्रोसेस ही विल फॉलो। वो पर्सन क्या स्टेप फॉलो करेगा, क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉलो करेगा, वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। ठीक है, समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, वो सीरीज ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, जो एक पर्सन फॉलो करेगा जब वो कोई सिक्योरिटीज बाय करने जा रहा है। वो बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कोई सिक्योरिटी बाय करने जा रहा है, तो क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ठीक, तो इसमें 5 स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है, इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहली स्टेज क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले तो पर्सन क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगा। उस पॉलिसी में ये 3 चीजें आती है, जो अभी मैं डिटेल में आपको एक एक बताऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक, दूसरा क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस। हमारे चैप्टर का, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी तो है सिक्योरिटी एनालिसिस, तो दूसरे स्टेप क्या है, वो करेगा सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक, तीसरा स्टेप वो करेगा वैल्यूएशन। ठीक, चौथा स्टेप क्या करेगा, वो करेगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट करेगा पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। ठीक, तो अब चलिए पहला पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये 5 स्टेजेस हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको डिटेल तो लिखनी है, ये पूरा नोट्स है, ये आपको डिटेल तो लिखनी है, लेकिन आपको ये जो डायग्राम है ये जरूर बनाना है। भले ही आप लिखने में कमी कर दीजिएगा, लेकिन ये डायग्राम अगर आपने बना दिया और ये सारे पॉइंट आपने मतलब लिख दिए, तो एग्जामिनर को वहीं पे समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डायग्राम मैं कहूंगी कि एडवाइजेबल है, जरूर बनाइएगा अगर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है तो, और आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या डिसाइड करना होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी डिसाइड करनी होती है। ठीक है,
उसे जब इन्वेस्टमेंट करना है तो वो फॉर्मुलेट करता है कि क्या पॉलिसी वो फॉलो करेगा, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो क्या पॉलिसी फॉलो करेगा ताकि उसका इन्वेस्टमेंट सही रहे। ठीक, तो इस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जब जो इन्वेस्टर है वो जब वो फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसी सोचता है, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें उस पॉलिसी में आती हैं। सबसे पहली चीज है इन्वेस्टेबल फंड। इन्वेस्टेबल फंड, सबसे पहले तो हम अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें फंड की जरूरत है ना, फंड होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हूँ, या मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देखूंगी ना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सबसे पहला जो चीज आती है दैट इज इन्वेस्टेबल फंड। बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, यानी जो इन्वेस्ट करना है जो पैसा, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अब 2 सोर्सेज हो सकते हैं, ये जो फंड है इसके 2 सोर्सेज हो सकते हैं, या तो मेरी सेविंग्स हो, ठीक है, या ऐसा भी होता है कि लोग बोरो करके भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या तो मेरे अकाउंट में हो 10,000 रुपए, या अगर मुझे अपनी नॉलेज पे बहुत भरोसा है, मुझे पता है मैं अगर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करूंगी तो मैं 10,000 को 15,000 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोरो करूंगी, किसी से उधार लूंगी, 10,000 रुपए किसी से उधार लूंगी, ठीक है, और इन्वेस्ट करूंगी और 10 का 15,000 कर लूंगी, फिर 5,000 मेरा प्रॉफिट हो गया और 10,000 वापस कर दूंगी। तो ऐसा भी होता है। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो पॉइंट है दैट इज इन्वेस्टेबल फंड, यानी जो फंड कितना अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो फंड आ सकता है कहां से, सेविंग से आ सकता है या फिर बोरोइंग से आ सकता है। बट एक चीज है, अगर फंड बोरो किया जा रहा है, अगर फंड उधार लिया जा रहा है, अगर मैं किसी से 10,000 रुपए बोरो कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होना होगा। तब तो लॉस के कोई चांसेस ही नहीं है, मतलब मुझे बहुत सोच समझ के जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मैं सिलेक्ट करूंगी, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करूंगी, उसके लिए मुझे बहुत सिलेक्टिव होना होगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये 10,000 रुपए मेरे नहीं है, मैंने किसी से बोरो किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, इन्वेस्टेबल फंड। दूसरा जो पॉइंट होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, ये भी तो सोचना होगा ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो सब दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रही हूँ, या मुझे एक रेगुलरिटी ऑफ इनकम चाहिए, शायद मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी एक रेगुलर इनकम आती रहे, या मेरी अभी जो जॉब चल रही है इसके साथ मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, या रिस्क है उसको मैं हेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, या मुझे लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरे इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये दूसरा पॉइंट है जो मुझे सोचना होगा। ठीक है, ये मुझे अपनी पॉलिसी में डिसाइड करना होगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। तीसरा जो चीज है, तीसरा जो इंग्रेडिएंट कह लीजिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का दैट इज नॉलेज। मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूं तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब मैं शेयर में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती, गोल्ड चलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात हो रही है, या मैं डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, या जो कमोडिटी मार्केट है वहां इन्वेस्ट कर सकती है। तो मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट उसके बारे में क्या होनी चाहिए, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव, एंड उस मार्केट के बारे में भी, उस प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड उस मार्केट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे जो शेयर है वो प्रोडक्ट है, लेकिन शेयर कहाँ ट्रेड होता है, स्टॉक मार्केट में। तो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एंड उस शेयर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट की अपनी पॉलिसी सोचूंगी तो मुझे नॉलेज का भी ध्यान रखना है कि मुझे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए तभी मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी। ठीक है, और हर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव का कह लीजिए रिस्क और रिटर्न अलग अलग होता है। जैसे मैं एफडी की बात करूं तो एफडी में रिटर्न क्या है, एफडी में रिटर्न क्या है, लो है, लेकिन रिस्क भी तो लो है। एफडी में रिस्क क्या है, लो है या नहीं है रिस्क, ठीक है, एंड रिटर्न भी लो है। बट अगर मैं शेयर की बात करूं, शेयर में क्या है, रिटर्न हाई है लेकिन रिस्क भी तो हाई है। ठीक है, रिस्क भी तो हाई है। तो हर इंस्ट्रूमेंट का कह लीजिए रिस्क और रिटर्न जो है ना वो अलग अलग होता है। तो वो मैं तभी जज कर पाऊंगी कि मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, वो तभी कर पाऊंगी व्हेन आई हैव नॉलेज, जब मेरे पास नॉलेज होगी। ठीक है, तो यही सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। सबसे पहला स्टेप यही है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूं तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग जो पॉलिसी है वो डिसाइड करूंगी।
कि इन्वेस्टेबल फंड मेरे पास है कि नहीं है, मुझे अपनी सेविंग यूज करनी है या पैसे बोरो करने हैं, वो सब सोचना होगा। दूसरा, मेरे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, ये मुझे सोचना होगा। एंड उसके बाद मुझे नॉलेज गेन करनी होगी। ठीक है, मुझे नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो मैं नॉलेज लूंगी। इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, प्लस जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट ट्रेड होता है। जैसे बात करूं डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड होते हैं। कमोडिटी मार्केट है जहां पे कमोडिटी ट्रेड होती है। शेयर मार्केट, स्टॉक, जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो मुझे उस मार्केट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, सबके रिस्क रिटर्न मुझे पता होने चाहिए। तो ये 3 बातें ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप ये हो गया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। समझ में आ गया? देखिए, हमने पढ़ लिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पहला स्टेप है। तो इसमें मुझे इन्वेस्टेबल फंड के बारे में सोचना है, कि अपना होगा कि बोरोड होगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है, प्लस आई शुड हैव नॉलेज, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? एनालिसिस। दूसरा स्टेप क्या है? एनालिसिस। अब क्या करना है मुझे? सिक्योरिटी एनालिसिस करना है। हमारे पेपर का नाम भी यही है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कह लीजिए। तो अब मैं करूंगी सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी जिस भी सिक्योरिटी में मैं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूं उसका क्या करूंगी? एनालिसिस करूंगी, उसको ढंग से ऑब्जर्व करूंगी, उसका एनालिसिस करूंगी। ठीक। अब इस एनालिसिस में 3 स्टेप आते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप, मार्केट एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के अब मैं इस पे अलग से चैप्टर है, आगे चल के ये चैप्टर है, मार्केट एनालिसिस का अलग चैप्टर है, सिक्योरिटी एनालिसिस का एक चैप्टर है जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस आप डिटेल में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ते हैं एंड कंपनी एनालिसिस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मार्केट एनालिसिस, उसके बाद आप करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, अभी बताती हूँ। इंडस्ट्री एनालिसिस, और उसके बाद आता है आपका कंपनी एनालिसिस। ठीक। अब बात करते हैं मार्केट एनालिसिस क्या होता है। देखिए, मार्केट एनालिसिस को हम कह सकते हैं इकोनॉमी एनालिसिस। ये जो मार्केट एनालिसिस है इसको हम इकोनॉमी एनालिसिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं जा रही हूं तो दूसरा स्टेप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में यही है, सिक्योरिटी एनालिसिस। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस में पहला है मार्केट एनालिसिस या कह लीजिए इकोनॉमी एनालिसिस। जिस भी इकोनॉमी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, जिस भी मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ, सबसे पहले मुझे उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अगर कोई जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट एक जैसा नहीं रहता है, स्टॉक मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। हमारी इकोनॉमी एक जैसी नहीं रहती। आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, बिजनेस साइकिल पढ़ा है ना? इकोनॉमी भी तो एक जैसी नहीं रहती है, साइक्लिक मोशन है, कभी बूम पे है फिर नीचे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 2020 में जब कोरोना टाइम आया था, जब स्टार्ट हुआ था, तो मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा था हमारा जो स्टॉक मार्केट है, मार्च अप्रैल जून कितना हैवी फॉल हुआ था स्टॉक मार्केट में। तो उस समय हमारी इकोनॉमी काफी नीचे, और उस समय तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी काफी नीचे हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी कंपनीज बंद थी, कोई लोग कुछ सामान नहीं खरीद रहे थे, केवल जो जरूरी सामान है वही खरीदे जा रहे थे, प्रोडक्शन बंद हो गया था, काफी चीजें मतलब डिस्टर्ब हो गई थी। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो एनालिसिस किया जाता है वो किया जाता है मार्केट का एनालिसिस, कि इस समय जो मार्केट है, इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो उस समय बियर मार्केट में है कि बुल मार्केट में है। बुल मार्केट मतलब राइजिंग मार्केट, बियर मार्केट मतलब फॉलिंग मार्केट। ठीक है, जैसे उस समय क्या हुआ था कोरोना टाइम, जब 2020 मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी क्या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी फॉलिंग स्टेज में थी, शेयर मार्केट भी बुरी तरीके से गिर रहे थे, बहुत तेज फ्री फॉल हो रहा था, हर दिन 800 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट मार्केट गिर रहा था हर दिन। ठीक है, तो उस समय अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। तो वही है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले तो मार्केट का कंप्लीट, शेयर मार्केट का कंप्लीट, स्टॉक मार्केट का कंप्लीट, किसी भी इकोनॉमी का, जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वहां का इन्फ्लेशन क्या है, वहां का जीडीपी रेट क्या है। ठीक है, उस समय जिस समय आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं उस समय वहां की मार्केट बियर मार्केट है कि बुल मार्केट है, रिसेशन तो नहीं चल रहा, ठीक है, इन्फ्लेशन तो बहुत हाई नहीं है। तो बेसिकली जो मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, वो सब एनालाइज किए जाते हैं इसमें। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस में सबसे पहला जो मार्केट एनालिसिस होता है, इसमें पूरी इकोनॉमी को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, आपने सपोज करिए मार्केट एनालिसिस कर लिया,
और आपने क्या पाया कि बहुत बढ़िया है, इस समय हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इंडियन मार्केट है वो बहुत बढ़िया है और इस समय बुल मार्केट चल रहा है, मार्केट सही मतलब तेजी में है, हर दिन राइज हो रही है। ठीक है, जीडीपी भी बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन भी लो पे चल रहा है, तो बहुत बढ़िया है मार्केट। ठीक है, तो आपने ये सपोज करिए पहले स्टेप में एनालाइज किया कि सही में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक, अब दूसरा सवाल जो इस स्टेज पे आता है वो ये आता है कि किस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस इंडस्ट्री में। तो वही उसी के लिए आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे। अब आप पूछेंगे इंडस्ट्री क्या होती है, तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस। इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनी होती है जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर सारे बैंक्स आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है, जियो, ये सब आता है। एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री। ठीक, तो ये सब क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनी। इनके इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो एक जैसा काम कर रही होती है। तो अब दूसरे स्टेप में आपने मार्केट एनालिसिस में तो ये ऑब्जर्व कर लिया कि इंडिया का जीडीपी बहुत बढ़िया चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छा बहुत लो पर है, सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये तो आपने कर लिया। बट अब सवाल आता है किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, कि बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में करोगे, कि किस किस इंडस्ट्री या एफएमसीजी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, ये सोचना होगा दूसरा स्टेप। तो इसमें फिर आप उस इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे। जैसे अगर मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री में, मुझे खैर बहुत इंटरेस्ट वैसे भी है, बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बैंकिंग इंडस्ट्री, वैसे तो आप सारी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे तभी आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि बैंकिंग में आपको जाना है। ठीक है, तो आप सारी ही जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में उनका ग्रोथ, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या रहा है। आप अभी कंपनी की बात नहीं करेंगे, कंपनी मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे बैंकिंग की बात करूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, ये सब कंपनी है। इंडस्ट्री क्या है, कलेक्शन ऑफ कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी। तो आप उस इंडस्ट्री की ग्रोथ को स्टडी करेंगे कि जीडीपी उस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, आगे एक्सपेक्टेड क्या है उसकी ग्रोथ, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो आईटी इंडस्ट्री है, 1998 के बाद आईटी इंडस्ट्री में बहुत बूम आया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, तो वही होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। तो आपने कई इंडस्ट्री एनालाइज की और सपोज करिए आपको पसंद आ रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री, मुझे पसंद आता है बैंकिंग इंडस्ट्री, इसीलिए इसी का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज करिए आपको बैंकिंग इंडस्ट्री पसंद आई, ठीक। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है ना, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, पीएनबी है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। अब सवाल ये आता है कि आपके पास तो सपोज करिए एग्जांपल है 10,000 रुपए, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। 10,000 नहीं, 1 लाख का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये 1 लाख रुपए कितने, किस शेयर में लगाएंगे, ठीक है, किस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। तो इसके लिए ये डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तीसरा स्टेप है कंपनी एनालिसिस। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले मार्केट एनालिसिस, जिसमें आप पूरा मार्केट एनालाइज करते हैं। दूसरा इंडस्ट्री एनालिसिस, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं, IA, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री सिलेक्ट हो गई, उसके बाद आप करते हैं कंपनी एनालिसिस। तो इसमें आप कंपनीज की अर्निंग, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, ये सब आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा डेटा। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे जैसे moneycontrol.com, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या nscindia.com, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्योंकि इन सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उस शेयर की प्राइस पे, एंड रिटर्न पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्टर एनालाइज करेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आप एचडीएफसी खरीदेंगे, कि आईसीआईसी खरीदेंगे, एसबीआई खरीदेंगे, कि पीएनबी खरीदेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया। सिक्योरिटी एनालिसिस में सबसे पहले आप इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे। अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं तो इंडियन इकोनॉमी को आप एनालाइज करेंगे कि ये सही समय है इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं है। उसके बाद आप इंडस्ट्री एनालाइज करेंगे, जिसमें आप आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, अलग अलग स्टील इंडस्ट्री, सब अलग अलग इंडस्ट्री आप एनालाइज करेंगे। फिर अगर आपको बैंकिंग पसंद आ गया तो आप आ जाएंगे कंपनी एनालिसिस में, जिसमें आप अलग अलग कंपनी एनालाइज करेंगे। और सपोज करिए एचडीएफसी अगर आपको पसंद आ गया तो यानी ये डिसाइड हो गया कि भाई अब हमें एचडीएफसी में
इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एचडीएफसी तो अभी हमने शॉर्टलिस्ट करा है, अब हम जाएंगे स्टेप 3 पे। ठीक, तो स्टेप 3 पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है, इन दोनों ही चैनल पर अक्टूबर 2023 तक अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं, आपके लेक्चर यूजफुल था कि नहीं था। ठीक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे लेक्चर जो हैं उनके जो नोट्स हैं वो चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं स्टेप 3 पे। ठीक, स्टेप 3 हमने ये पढ़ा ना। स्टेप 1 क्या था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। स्टेप 2 क्या था, एनालिसिस, जिसमें हमने मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस पढ़ लिया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, वैल्यूएशन। अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि एचडीएफसी बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसका वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे एंड फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, और फिर निकाल करके देखेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही है वैल्यूएशन। चलिए अब ये होता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है रियल वर्थ ऑफ द शेयर। शेयर मतलब उस कंपनी का जो शेयर है उसकी रियल वर्थ क्या है। रियल वर्थ मतलब एक्चुअली में वो क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करिए, एग्जाम्पल केवल ले रही हूं, जो एचडीएफसी है, ठीक है, अगर वो एग्जाम्पल है केवल, ये वैसे 1000 के ऊपर का चल रहा है, बट एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एचडीएफसी इस समय 100 का है, ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस सपोज करिए 100 की है, 100 रुपए इसकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, और आपने जो कैलकुलेशन किया तो इसकी रियल वर्थ निकल के आई 90 रुपए। ठीक, तो इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यूएशन में बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेयर की, यूजिंग इट्स बुक वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस इट्स पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो यूज करके हम किसी भी शेयर की क्या निकाल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको फिर कंपेयर किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर किया जाता है किससे, मार्केट प्राइस से। इंट्रिंसिक वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, रियल वर्थ ऑफ द शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, रियल वर्थ ऑफ द शेयर, यानी शेयर की रियल वर्थ क्या है। तो सपोज करिए शेयर की रियल वर्थ है 90 रुपए, ठीक है, लेकिन इस समय वो मार्केट में चल रहा है 100 रुपए पे। ठीक, रियल वर्थ है 90 रुपए, मार्केट में चल रहा है 100 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ओवर प्राइस्ड, यानी जो शेयर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, कैलकुलेशन से आपने निकाला कि 90 रुपए होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में इस समय 100 रुपए पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, शेयर इज ओवर प्राइस, इस समय खरीदने वाला नहीं है, मत खरीदे, किसी कारण से वो 100 रुपए पे चल रहा है बट उसकी रियल वर्थ 90 के लायक है वो शेयर। ठीक है, तो दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। या सपोज करिए कोई शेयर है वो 100 रुपए पे उसकी वैल्यूएशन आई है, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में 90 रुपए पे चल रहा है। ठीक, ये है मार्केट प्राइस, मार्केट में 90 रुपए पे चल रहा है और उसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 100 रुपए, यानी ये शेयर 100 का होना चाहिए लेकिन ये 90 रुपए में मार्केट में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अंडर प्राइस है। ये क्या है, अंडर प्राइस है, यानी जितना इसका वैल्यूएशन है उससे कम प्राइस पे मिल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत इसको खरीद लेना चाहिए, सही रेट पे मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, मुझे ये अंडर प्राइस से मुझे याद आया, काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि मैम योर चैनल इज अंडर रेटेड, मैम योर चैनल इज अंडर रेटेड। अंडर रेटेड मतलब कि जितनी इसकी रेटिंग होनी चाहिए या जितना चलना चाहिए उससे कम चल रहा है। ठीक है, वैसे ही शेयर के केस में है कि अंडर प्राइस मतलब 100 की वर्थ है इसकी लेकिन 90 रुपए पे मिल रहा है तो खरीद लो। ठीक है, तो दिस इज अंडर प्राइस एंड ओवर प्राइस के बारे में पता चलता है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो उससे हम डिसीजन ले पाते हैं कि हमें इस समय शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। हमें एचडीएफसी बैंक खरीदना है ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस कब खरीदना है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कि वो अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, अभी तो ठीक चल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे इसका फ्यूचर में क्या रहेगा,
ये भी तो हमें देखना होगा ना, तो उसके लिए हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू। और उसके लिए हमने स्टैट्स में पढ़ा है, स्टैट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसका नाम है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जानते हैं ना? तो ट्रेंड एनालिसिस क्या है कि पिछले 5 साल, 5 ईयर, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल के पैटर्न को देख करके आगे कुछ सालों का प्रिडिक्शन किया जाता है, ट्रेंड निकाला जाता है कि ये शेयर जो है आगे कुछ साल कैसे रहेगा। तो दिस इज ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। इससे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। तो वैल्यूएशन में यही दो काम किए जाते हैं, वैल्यूएशन में इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है एंड फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। तो इससे डिसाइड कर पाते हैं कि आपको इस शेयर में मतलब इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, अभी करना है कि नहीं करना है, फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा, तो ये सब किया जाता है। अब इसके बाद चौथा स्टेप आता है। चौथा स्टेप, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि पूरे के पूरे पैसे मैं कोई एक्स कंपनी का शेयर है, उस पूरे के पूरे पैसे को मैं एक्स शेयर में डाल दूं। एक मेरे पास ऑप्शन ये है, ठीक है। बट मैं क्यों पूरे पैसे एक जगह डालूं, ठीक है। आई शुड हैव अ पोर्टफोलियो। 1 लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 20-20 हजार रुपए करके मैं अपना एक पोर्टफोलियो बना सकती हूँ। 20-20 हजार रुपए करके मैं 5 स्टॉक खरीद सकती हूँ ना। और चाहे तो मैं शेयर खरीदूं, और चाहे मैं 20 हजार के मैंने शेयर खरीद लीजिए, 20 हजार का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, 20 हजार का मैंने कोई डिवेंचर खरीद लिया, 20 हजार का मैंने एफडी करा दी, 20 हजार रुपए का मैंने कोई डेरिवेटिव में कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई फ्यूचर ऑप्शन खरीद लिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक अपना पोर्टफोलियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो वही होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। मतलब पूरा का पूरा पैसा मैंने केवल एक सिक्योरिटी, वन सिक्योरिटी में न डाल के मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया। पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, कई सिक्योरिटी का कलेक्शन, दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक, समझ में आ गया पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है, हर इन्वेस्टर का अपना पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि इवन पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, एक डेजिग्नेशन है पोर्टफोलियो मैनेजर, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है कि इन्वेस्टर जो है वो उसका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। इन्वेस्टर कुछ उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके, इस पर्पस को ध्यान में रख करके पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ठीक, अब पोर्टफोलियो बनाने में किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई करना, यानी पूरी की पूरी चीजें कहीं एक जगह ना इन्वेस्ट करना। उस 1 लाख रुपीज को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग जगह लगा दिया, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। पूरे 1 लाख रुपए को मैं एक्स लिमिटेड कंपनी के शेयर में लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा दिया, ठीक है, 20-20 हजार करके। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एंड डाइवर्सिफिकेशन करने का फायदा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करने का फायदा है कि जो मेरा अब पोर्टफोलियो है वो अब लेस रिस्की हो गया। सबसे बड़ा फायदा यही है एक्चुअली, इसी की वजह से पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है, क्योंकि अब मेरा पोर्टफोलियो लेस रिस्की हो गया। सपोज करिए कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, कोई बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ गया एक्स लिमिटेड कंपनी में, तो कोई बात नहीं, एक्स लिमिटेड में मैंने 20 हजार ही लगाया है, बाकी शायद मेरा वाई लिमिटेड अच्छा परफॉर्म कर जाए, पी अच्छा कर जाए, या जेड अच्छा कर जाए, तो जो लॉस मुझे एक्स में हुआ है वो मेरा इधर कवर हो जाएगा। ठीक, तो डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा क्या होता है, हमारा रिस्क कम होता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब समझ में आ गया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हम पूरे पैसे को एक जगह न लगा के हमने उस पैसे को डिवाइड कर दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, या तो आप पूरा पैसा अगर शेयर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपने ए लिमिटेड कंपनी, बी, सी, डी, ई, आपने 5 कंपनियों में अपना पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिया, तो आप इस तरीके से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या आप डेट इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन, डेट इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन में मतलब क्या है कि मैंने 3 शेयर खरीद लिए और 2 डिवेंचर खरीद लीजिए, ठीक है। तो कुछ पैसा इक्विटी में, शेयर में, और कुछ डिवेंचर में। तो इस तरीके से भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। या अभी जो मैंने बताया था वैसे भी तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। मैंने कुछ शेयर ले लिए, कुछ डिवेंचर ले लिए, ठीक है, कुछ का मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, कुछ की मैंने एफडी करा ली, कुछ मैंने डेरिवेटिव में लगा दिया, कुछ मैंने कमोडिटी मार्केट में लगा दिया। तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। और एक चीज और है, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन मतलब मैंने पूरे शेयर में ही लगाया, सपोज करो
लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री का। एक फार्मा इंडस्ट्री ले ली, एक बैंकिंग इंडस्ट्री ले ली, एक आईटी इंडस्ट्री ले ली, एक मैंने स्टील इंडस्ट्री ले ली और एक और एजुकेशन इंडस्ट्री ले ली। तो मैंने इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई कर दी। तो अगर सपोज करिए कोई रीजन से आईटी इंडस्ट्री नहीं अच्छा परफॉर्म की, बट फार्मा करे शायद, या आईटी इंडस्ट्री करे, या मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री करे, तो अगर कोई इंडस्ट्री नहीं भी परफॉर्म कर पाई पर बाकी इंडस्ट्री परफॉर्म करेंगे तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। तो इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन होता है और कंपनी डाइवर यानी अलग अलग कंपनी में। ठीक, तो डाइवर्सिफिकेशन भी इतने टाइप के होते हैं। तो आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप फाइनली सिलेक्शन, आप सिलेक्ट करेंगे अब मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना और कितना कितना करना है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है, वहां तक मैंने एचडीएफसी बैंक चूज किया था ना, लेकिन एक जगह नहीं, केवल आपको एक शेयर नहीं चूज करना है, आप 3-4 शेयर, 5-6 शेयर, वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से आप वहां पे चूज करके रखेंगे उनका। आप लास्ट स्टेप में इंट्रिंसिक वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एंड फाइनली अब आप करेंगे सिलेक्शन। यहाँ पे अब चौथे स्टेज में जाके आएगा सिलेक्शन। ठीक है, आपके पास कई सिक्योरिटी थी, ABCDEFGH, कई सिक्योरिटी थी, पर आप सोच रहे हैं कि 4 में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आपने सोचा है कि 4 में करेंगे, तो अब उन ABCDEFGH कई सिक्योरिटीज चूज की थी आपने, अब उसमें से आप फाइनली 4 सिक्योरिटी चूज करेंगे। ठीक, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि आप किस सिक्योरिटी में कितना पैसा लगाएंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नॉट लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो वही है अगला कि सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एलोकेशन ऑफ फंड, उसमें आप फंड एलोकेट करेंगे। तो 4 सिक्योरिटी में सपोज करिए आपने डिसाइड किया है कि आप बराबर करेंगे, तो आप 25,000 25,000 25,000 करके बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चौथा स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। और अब पांचवा और आखिरी स्टेप क्या है, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। अब एक बात है, हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। ये जो जब से वॉर शुरू हुई है इसराइल की और इसराइल का और मतलब फिलिस्तीन और उधर हमास का, नॉट फिलिस्तीन, इसराइल और हमास का जो वॉर शुरू हुई है, तो आपने देखा तब से स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पे ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो यानी हमें जो एक बार हमने अपना पोर्टफोलियो बना दिया, हमारा काम यहीं पे नहीं खत्म हुआ है, हमें इस पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम क्या करना है, रिवाइज तो बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करना है, अप्रेज करना है। अप्रेज करना मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक, रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस जो है हर सिक्योरिटी की देखनी है। रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस यानी हमने जो सिक्योरिटी सिलेक्ट की है उसका रिटर्न सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें रिस्क कहीं बढ़ तो नहीं गया है कि उतना ही रिस्क है। तो रिस्क रिटर्न परफॉर्मेंस हर सिक्योरिटी की हमें टाइम टू टाइम एनालाइज करने की जरूरत है, और उसका जो रिटर्न है उसको मेजर करने की जरूरत है, उसको कंपेयर करने की जरूरत है। तो ये हम करते हैं अप्रेजल में, बेसिकली हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक, और फिर हमारा जो रिजल्ट आया, हमने जब परफॉर्मेंस को मेजर किया तो उसका क्या आउटपुट आया, क्या रिजल्ट आया, जब हमने कंपेयर किया तो क्या रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे वी डू द डिसीजन रिगार्डिंग द रिवीजन, कि क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करने की जरूरत है, पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटी को चेंज करने की जरूरत है। तो उसके बेसिस पे हम लेते हैं डिसीजन। तो रिवीजन जो है डिपेंड करता है रिजल्ट ऑफ द अप्रेजल। ठीक, अब इसमें जैसे रिवीजन में आप ये कर सकते हैं कि जो जब आपने पोर्टफोलियो बनाया था तो कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इसलिए आपने अपने पोर्टफोलियो में उसे रख लिया था। ठीक है, लेकिन समय के साथ 1 साल 2 साल बाद सपोज करिए वो कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हमने जब अप्रेजल किया, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, तो हमने पाया कि ये तो लो यील्डिंग सिक्योरिटी है, इससे हमें इतना रिटर्न नहीं आ रहा, और प्लस इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप क्या करेंगे, लो यील्डिंग सिक्योरिटी, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, आप क्या करेंगे, जो लो यील्डिंग सिक्योरिटी है जिसका अब रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे विद हाई यील्डिंग सिक्योरिटी, यानी ऐसी सिक्योरिटी जिसका रिटर्न अब बहुत बढ़िया आ रहा है और उसमें रिस्क भी बहुत कम है, तो उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये होता है रिवीजन। ठीक, तो ये होते हैं 5 सिंपल से स्टेप। ये है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, यानी आप पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करेंगे जिसमें आप अप्रेजल करेंगे एंड रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं 5 सिंपल से स्टेप, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन जिसमें अप्रेजल एंड रिवीजन होता है। ठीक है, तो ये 5 सिंपल से स्टेप होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, और आगे चल के हमारी जो यूनिट्स होंगी ना, वो एक एक इन्हीं टॉपिक पर होगी। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही थी ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, एंड अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। और प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।